नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। बीजेपी के एक कार्यकर्ता को गोली मारी गई और इल्जाम आया टीएमसी के सर माथे, जिसके बाद टीएमसी ने भगवा ब्रिगेड का हवाला देकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया और कहा बंगाल में खूनी खेल भगवा ब्रिगेड खेल रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कैसी है बंगाल की सियासत? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसको लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार रैलियां कर वोट बैंक मजबूत करने में लगे हुए हैं। आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी जनता के बीच जाकर चुनावी वादे कर रही हैं और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों ही एक दूसरे पर अब हमलावर हो चुकी है। आपको बताते चले कि बंगाल के नादिया जिले में गोली की तड़तड़ाहट सुनने को मिली है। आपको ये भी बता दें कि बंगाल के नादिया जिले में भाजपा के स्थानीय नेता को गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है और इस पूरे मामले का आरोप बीजेपी टीएमसी पर लगा रही है। हरिगाटा इलाके में 32 वर्षीय एक स्थानीय नेता को गोली मारने का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लगाया है। राणाघाट जिले के एसपी वीएसआर अनंतनाग ने कहा, एक गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों ने संजय दास को कपिलेश्वर संतोषपुर में एक चाय की दुकान के पास लहूलुहान अवस्था में पाया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने घायल बीजेपी कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद संजय दास का इलाज चला, आपको बताते चले, जिसके बाद अब डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बता दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे टीएमसी के गुंडे ही थे। हालांकि टीएमसी ने इस आरोप का खंडन कर दिया और दावा किया है कि यह एक समूह के सदस्यों के बीच टकराव का नतीजा है जो भगवा पार्टी से जुड़े हुए हैं। एसपी अनंतनाग ने बताया कि जब पुलिसकर्मी गश्त पर निकले तो उन्होंने देखा कि एक चाय की दुकान के पास कुछ लोग थोड़ी दूर पर जमीन पर बैठे हैं। पुलिस ने जैसे ही गाड़ी रोकी, वहाँ बैठे सभी लोग भाग गए और वहाँ एक शख्स खून से लथपथ हालत में पड़ा था। संजय दास ने पुलिस को बताया कि एक समूह के एक व्यक्ति ने उन पर गोली चलाई है। दास के पिता ने रविवार शाम को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसमें कई लोगों पर आरोप लगाया गया। पिता ने बताया है कि एक राजनीतिक मुद्दे पर बहस के बाद उनके बेटे पर गोलियां चलाई गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रैली को संबोधित कर बीजेपी पर हमला बोलती नजर आई। ममता ने कहा कि अगर बीजेपी वोट खरीदना चाहती है तो पैसे ले और टीएमसी के लिए अपना वोट डाले। ममता ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि बंगाल में परिवर्तन होगा और मैं आपसे कहती हूँ कि बंगाल में टीएमसी आएगी और असल परिवर्तन अब दिल्ली में होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बंगाल में गोलीकांड कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। साथ ही बीजेपी की प्रचार गाड़ी को भी तोड़ने का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया गया था। वहीं हाल ही में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार और उनकी 85 वर्षीय मां की टीएमसी के लोगों पर पिटाई का आरोप बीजेपी ने लगाया था। आपको बताते चले कि बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और राज्य में लगातार खून की होली खेली जा रही है। इससे ये साफ हो चुका है कि बंगाल में कितना क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है और टीएमसी इन सभी घटनाओं को एक समूह के सदस्यों के बीच टकराव का नतीजा बताकर पल्ला झाड़ रही है। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज। तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासत भी गर्म हो चुकी है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए विमल सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, सुजाता पॉल कांग्रेस की प्रवक्ता, संजय चक्रवर्ती टीएमसी के प्रवक्ता और थोड़ी ही देर में हमसे धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ जाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। सबसे पहले संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। विधानसभा चुनाव में एक नया नारा आ चुका है, लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। देखिए, पहली बात तो ये है कौन हाफ कौन साफ, ये आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। ठीक है, कि जो पार्टी सिर्फ 3 एमएलए वाली पार्टी वो आज दावा करे सरकार बनाने का, एक दीवार तक देख रही है। पार्टी पिछले 10 साल से हमारी पार्टी ने लगातार जितने भी चुनाव हुए वो लगातार जीतती चली आई, चाहे 2014 का हो, 2016 का हो, 2019 का हो। ठीक है, जब हमारी पार्टी लगातार जीतती आ रही है। और ध्यान रखिएगा, 2019 का भी जो चुनाव हुआ था वो प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, जिसकी वजह से इनको 18 सीटें मिली थी। लेकिन और ये नारा प्रधानमंत्री ने दिया है जी,
ये नारा प्रधानमंत्री ने दिया है संजय जी। प्रधानमंत्री को नारा देंगे को क्या देश मानेगा क्या? हाँ। जरूरी है क्या? नहीं, आपने अभी कहा ना कि लोकसभा में सीटें इस वजह से मिली थी क्योंकि प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री थे। हाँ। पश्चिम बंगाल के जितने लोग हैं, हमारे बंगाली समाज के जो लोग हैं, वो बहुत समझदार हैं, वो समझदारी के साथ वोट देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उनको पता था कि टीएमसी जो है केंद्र में सरकार नहीं बनाने जा रही है, जो सरकार मजबूत सरकार बनेगी इसलिए उसको वहां पे वोट देगा था, लेकिन टीएमसी को मजबूत रखा था। 22 सीटें सांसद हमारे 22 सांसद हमारे हैं, टीएमसी मजबूत है क्योंकि एक मजबूत विपक्ष भी चाहिए। तो बहुत सारी हमारे सिस्टम में हमारे विमल जी जवाब दीजिए। बंगाल की जनता समझदार है, वो सोच समझ के वोट देगी। बहुत समझदार है जी। ठीक है, क्योंकि ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी, जवाब लेने दीजिए। जी जी देखिए, संजय जी ने एक चीज को माना कि प्रधानमंत्री चेहरा थे, इसीलिए लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिला है। अब प्रधानमंत्री जी ज्यादा से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी जनता के बीच में जा रहे हैं, और वही प्रधानमंत्री जो संजय जी के कथा अनुसार मैं बता रहा हूं कि संजय जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी चेहरा थे, तो प्रधानमंत्री जी चेहरा के रूप में जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि भाई भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होने वाला। दूसरी बात ये कह रहे थे कि 3 विधायकों वाली पार्टी क्या सरकार बनाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ संजय जी, सुन लीजिए, देखिए आपके बीच में नहीं बोला था, आप सुन लीजिए, पूरी बात को सुन लीजिए। देखिए लोकसभा में जो है 41 पॉइंट, देखिए 40 पॉइंट जो है 7% जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट परसेंट मिला था। देखिए माँ माटी मानुष के नाम पे जो है, सुनिए संजय जी, ये डिबेट आप खराब कर रहे हैं। सुन लीजिए आप तो देखिए, सुन लीजिए आप, देखिए मैं मुझे डर लगने लगा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का निर्मम हत्या किया जा रहा है, मुझे भी डर लग रहा है संजय चक्रवर्ती जी की बातों से। सुन लीजिए, बता दीजिए टीएमसी का एक प्रूफ। आप लोग जैसे ही इलेक्शन आते हैं आप लोग सुनिए ना, आपका आईटी से मजबूत है और आप तुरंत इल्जाम लगाना शुरू करते हो, न जांच न कुछ, तुरंत आप उनके हाथ में पकड़ा देते हो कि आप आरोपी हो। ये सर हम प्रूफ करने के लिए तो बैठे हैं, प्रूफ करने के लिए बैठे हैं। सुन लीजिए, सुनेंगे तो मजा भी आएगा आपको। सुनिए जी, बताइए। माँ माटी के मानुष के नाम पे जो है, जो चुनाव लड़ने आई थी 10 साल पहले ममता बनर्जी जी, माँ हमारी बंगाल की हमारी माँ जो है सुरक्षित नहीं है। अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट निकालते हैं तो देखेंगे सबसे ज्यादा बंगाल में महिलाओं के साथ रेप और शोषण होता है। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, माटी बंगाल की अस्मिता के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, वहां की बंगाल की अस्मिता को बेचा जा रहा है। और मानुष की तो बात आप देख ही रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है हत्या की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। अभी तक लगभग 150 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया और 300 कार्यकर्ताओं को मारकर घायल कर दिया गया। अब सुन लीजिए, आपने जो अपना पुलिस जो है, आपकी जो राज्य की पुलिस है, उसको आप जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में आप उसको प्रयोग कर रहे हैं। आपकी जो प्रशासन है उससे वहां की जनता खुश नहीं है। जनता बस यही कह रही है कि परिवर्तन, सिर्फ बंगाल में परिवर्तन चाहिए। संजय जी जवाब। पिछले 10 साल में मैंने फिर बोला कि 2014 का इलेक्शन हो, चाहे 2016 का इलेक्शन हो विधानसभा का, 2019 का इलेक्शन हो, टीएमसी जीतते आ रही है। अगर इतनी सारी समस्या होती तो बंगाल की जनता बेवकूफ नहीं है कि ममता बनर्जी के नाम पे जो है वो वोट दे रही होगी। आप लोग एक देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, और मैं आज महिला दिवस के अवसर पर मैं आज सारे देश के महिलाओं को मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बंगाल की जनता के महिलाओं के बारे में बताना चाहता हूं कि एक महिला के पीछे पूरा केंद्र सरकार, पूरे देश के इनके 18 मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री सब पीछे पड़े हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक हम एक अकेले बहुत हैं। हमारी जो दीदी है वो अकेली बहुत है इन सबसे निपटने के लिए। और जितने भी आप इल्जाम लगा रहे हैं, एक प्रूफ बताइए। 2014 का जब आप सरकार में आए थे, आप केंद्र में जब सरकार आए थे तो आपने भ्रष्टाचार के आरोप। विमल जी प्रूफ दीजिए। आप लोग सिर्फ इल्जाम लगाते हैं, लेकिन बात सुनिएगा। हाँ ठीक है, आपने सवाल किया है, जवाब ले लेते हैं विमल जी से। विमल जी प्रूफ दीजिए। आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मुझे गर्व हो रहा है कि मैं 2 महिलाओं के साथ डिबेट कर रहा हूं। आप दोनों लोग को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, सुजाता जी और पल्लवी जी। दूसरी चीज देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और बंगाल की जो नेतृत्व करता है, जो मुख्यमंत्री है, वो एक महिला है, और फिर भी उस राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है, तो हम इसको क्या माने। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि हम आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, तो हम आरोप कथित लगाते हैं। आप देखिए, आप कहते हैं कि हम जो है बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे?
क्योंकि आप जो है बांग्लादेश से घुसपैठी पाल रखे हैं। आपके जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं आधा से अधिक जो है बांग्लादेशी हैं। अगर प्रारूप निकाला जाए तो आधा से अधिक टीएमसी कार्यकर्ता जो है बांग्लादेशी हैं। और बंगाल से आप जो है गुंडे बुलाकर आप जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मरवाती हैं। तो यही प्रूफ है कि आप बार बार कहते हैं कि हम बंगाल में जो है एनआरसी लागू होने नहीं देना चाहते। ध्यान रखिएगा, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। विदेश से कोई आदमी देश के अंदर घुस कैसे रहा है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार पे मत थोपिएगा। ये जिम्मेदारी राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे सिर्फ बैठी रहेगी। अगर कोई भी घटना घटित होती है, ये ठीकरा दूसरों पर फोड़ दीजिए जाकर के। अगर सत्ता में बैठे हैं संजय जी तो जवाबदेही तो बनेगी ही बनेगी ना, क्योंकि बंगाल की इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंगाल की जनता ने 10 साल तक ममता बनर्जी को बेहद प्यार दिया है और अपने सर माथे पर बिठाया है। तो ये कह देना कि अगर ये हरकतें हो रही हैं, घुसपैठिए हैं और ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि संभाले, तो फिर आप लोग भी सत्ता में बैठे हुए हैं ना, सर माथे पर बिठा रखा है पश्चिम बंगाल की जनता ने आप लोगों को, और ठीकरा दूसरों पर। ठीक है, रहने दीजिए। ठीकरा नहीं फोड़ सकते आप, जवाबदेही आप लोगों की भी बनेगी ना। सुजाता पॉल कांग्रेस की प्रवक्ता है, लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ। सुजाता जी, देश की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और सबसे पुरानी, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल, ठीक है संजय जी, ठीक है, शांत रहिए। आप आपके पास आएंगे, जवाब दीजिएगा। सुजाता जी काफी देर से इंतजार कर रही हैं। सुजाता जी, देश की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और सबसे पुरानी भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावों को अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियों जो हैं वो नजर आ रही हैं। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखिए, पहले कांग्रेस का शासन रहा बंगाल में, उसके बाद लेफ्ट पार्टी का 30 साल और एंटी इनकम्बेंसी होती है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, मैंने वहां की राजनीति को बहुत करीब से देखा है कि जो लेफ्ट पार्टीज है वो कैडर बेस्ड पार्टीज है और उनका कैडर एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जब शिफ्ट हुआ तो वो गया तृणमूल कांग्रेस को, यानी कि जो लोग लेफ्ट से नाराज हुए वो गए टीएमसी में। टीएमसी ने 10 साल राज किया, इन्हें लोगों ने बहुत प्यार दिया। और आज क्या हो रहा है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें तो भारतीय जनता पार्टी में कौन लोग जा रहे हैं नेता के रूप में। नेता के रूप में वो एक्टर्स, वो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, क्योंकि इनको पॉलिटिशियंस आप नहीं मान सकते, इनकी पॉपुलैरिटी है निश्चित तौर पर और हर एक अधिकार है पॉलिटिक्स में आने का, लेकिन उनको ये पार्टियां क्यों लेती हैं? ममता बनर्जी के फेस पर, उनके चेहरे पर इन लोगों को वोट मिला क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी एक्सट्रीम हाई पे थी, एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही थी लेफ्ट के विरुद्ध और वो जीती। उसके बाद अब वही लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में ले रही है। अब क्या हो रहा है कि आप देखिए कि लोग टीएमसी को नकार रही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी? ठीक है, सुजाता जी से दोबारा संपर्क किया जाए। सुजाता जी माफ करिएगा, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, समझ नहीं पाएंगे दर्शक क्या कहना चाहते हैं। सुजाता जी से दोबारा संपर्क किया जाए। लेकिन जितना मैं समझ पाई हूं, आप लोग एक्ट्रेस और एक्टर्स को ला रहे हैं अपनी पार्टियों में जनता को सिर्फ और सिर्फ सम्मोहित करने के लिए। अब अगर बात की जाए संजय चक्रवर्ती जी आपकी पार्टी की और विमल जी आपकी पार्टी की, तो दोनों तरफ नजारा कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। विमल जी जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ और सबका विकास का नारा लेकर चलती है। हम अंत्योदय की बात करते हैं। अंत्योदय का मतलब ये होता है कि अंतिम पंक्ति में जो इंसान बैठा रहता है ना, वो किसी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, और वो पेशे से कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी भी उसके बारे में सोचती है। अगर कोई एक्टर भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से खुश है, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से खुश है और वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना चाह रहा है, तो क्यों हम ज्वाइन ना कराएं? ठीक है, दूसरी सुजाता जी आपने जो जवाब दिया, बता देना चाहता हूं। ठीक है विमल जी। सुजाता जी जो आपने जवाब दिया उसमें कहीं भी मुझे ये चीज नजर नहीं आई कि आखिर कांग्रेस कहाँ है। आपने कटाक्ष किया टीएमसी पर, आपने कटाक्ष किया बीजेपी पर, लेकिन इस सब में कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस कहाँ खोती जा रही है? मैं यही बात कह रही हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये कह दूं कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप किसको ले रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप जिनको ले रहे हैं वो टीएमसी से अपनी पार्टी में ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि टीएमसी से लोग नाराज है, तो क्या लोग उन लोगों को वोट देगी जिनसे वो नाराज है? वो या तो अगर टीएमसी में है या भारतीय जनता पार्टी में है, तो बात तो वहीं आ गई। अब आप अगर लेफ्ट को देखें तो लेफ्ट और कांग्रेस का जो
सीट हमारे पास है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ रानीगंज का। रानीगंज में रोनू दत्ता जो है वो लेफ्ट के एमएलए हैं और उनका जो अभी भी अगर आप देखेंगे तो बेहतर काम वो कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी के जो कैंडिडेट है उनके विरुद्ध बैनर्जी, उनके विरुद्ध बहुत जिसे कहते हैं विरोध है, लोग उन्हें पसंद नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी 3 कैंडिडेट्स में से किसको चुनेगी अभी देखने का विषय है, और उसमें कोई भी अभी पॉपुलैरिटी पे कहीं न खड़ा होता। और मैं ये हट के बोल रही हूँ एक्टर्स में से, ये सब जो है कोई टीचर। विमल जी जवाब दीजिए। देखिए सुजाता जी, एक्टर भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनका भी अधिकार है कि वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। आप जो है इस तरीके का बयान देकर, नो आप एक कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आप एक महिला हैं, आप इस तरीके का बयान देकर जो है एक्ट्रेस लोग हैं जो अपनी जिंदगी को पॉलिटिक्स में लाना चाह रहे हैं, उनके मनोबल को डाउन मत कीजिए। सुनिए आप सुन लीजिए। देखिए जब आपका जब सवाल रहता है, मैं एकदम एक शब्द नहीं बोलता हूँ। मैं कह रही हूँ पॉपुलैरिटी पे गलत बात मत कहिए प्लीज। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि आप पॉपुलैरिटी में जिसको अपनी पार्टी में टीएमसी में था, तो टीएमसी से जब आप अपनी पार्टी में ला रहे हैं तो आप किस चीज को बुला रहे हैं? उनकी पॉलिटिक्स को। पॉल जी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। देखिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कौन एक्टर है कौन नहीं है। बात यह है कि अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में 14 विधायक टीएमसी के आ चुके हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और उन सबका अगर हम देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान, उसका जब पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी कोई अगर ज्वाइन करता है तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, आप टीएमसी में थे, आप टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन किए। उनका एक ही कहना है कि देखिए ममता बनर्जी जी जो है वो कार्यकर्ताओं की रेस्पेक्ट नहीं करती हैं, वो जो है जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको अच्छे तरीके से उनसे बात नहीं करती हैं। और देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी जो है इलेक्शन आते आते जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका मानसिक संतुलन जो है धीरे धीरे खोता जा रहा है, क्योंकि मैं तो बहुत सारा उनका वीडियो जो है जिस प्रकार से वो वायरल हो रहा है मैं उस चीज को देख रहा हूँ पल्लवी जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी जी जो है वो भावुक हो चुकी हैं, ममता बनर्जी भावुक हो चुकी हैं, वो डर गई हैं और भारतीय जनता पार्टी का उनका डर सता रहा है। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संजय चक्रवर्ती जी, भारतीय जनता पार्टी एक उसी बन चुकी है, इस समय गंदे कपड़े धोने का काम करती है। जितने भी आप देखा होगा टीएमसी के जो विधायक जो गए भी है भारतीय जनता पार्टी, वो मैक्सिमम दागी विधायक है जो वॉशिंग मशीन में जाकर के धुलने चली गई है वहाँ पे केंद्र सरकार के, जिनके ऊपर। ठीक है विमल जी, दागी विधायक आपकी पार्टी में आ चुके तो वो दागी विधायक गए हैं, लेकिन जब तक टीएमसी में थे तब तक बड़े साफ सुथरे थे। विमल जी ठीक है, देखिए संजय जी आपने खुद कहा है, विमल जी जवाब दीजिए। संजय जी पता है हमारे पास एक ऐसा सरफ है, आपने बहुत बचपन में बहुत सारा ऐड देखा होगा, हमारे पास एक वॉशिंग पाउडर है जिसको हम लगा देते हैं। तो आप जिस तरीके का बयान दे रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है, तो सर मैं आप सुन लीजिए, संजय जी सुन लीजिए। अपने वॉशिंग पाउडर में अपने मशीन को वॉशिंग मशीन में लेकर के आना, उसको पता ये आपका बयान है, आप ऐसा बता रहे हैं कि हमारे पास ऐसा वॉशिंग मशीन है, तो सर ऐसा हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है। बस ये है कि आपके पार्टी के अंदर जो है एक ऐसा दाग वाला मशीन है कि जो है आपकी जो नेतृत्व करता है ममता बनर्जी जी उसको वो साफ नहीं कर पा रही है। और जो है आप अपने जो है कार्यकर्ताओं को, आपके कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी को जब ज्वाइन करते हैं वो खुद कहते हैं कि हमारी जो है माननीय नेतृत्वकर्ता जो है हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं वो सम्मान नहीं करती हैं, वो अच्छे ढंग से बात नहीं करती हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना। देखिए दिन प्रतिदिन जो है आपके विधायक हमारे खेमे में आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? 1 आया, 2 आया, 3 आया, 14 और लगभग 30 आपके विधायक, आपको बता देता हूं ऑन कैमरा, 30 आपके विधायक हमारे संपर्क में हैं और बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, सोच रहा हूँ 2 करोड़ का घोटाला उनका था, 1 करोड़ 19 लाख रुपए वापस किया, 81 लाख रुपए कहाँ चले गए अभी तक तो वो वापस नहीं हुआ। ईडी किसके पास पड़ी हुई है वो तो देखने को मिल रहा है ना। ममता बनर्जी ठीक है पड़ी हुई है। संजय चक्रवर्ती जी 14 विधायकों का जिक्र किया है विमल जी ने, लेकिन आज ही 5 और विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए। आप अपने विधायकों को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नहीं बचा पा रहे हैं और कह रहे हैं वो दागी थे तो चले गए, तो काहे पार्टी में रख रखा था आपने पहले? अभी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होगा, देखिए ना कितने विधायक भागेंगे। अभी इनका भी तो देखिएगा सूचना के अंदर जब इनके सारे लिस्ट ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं, इन्होंने क्यों अपने 57 विधायकों का लिस्ट जारी किया, क्यों उन्होंने एक साथ 294 लोगों को जारी नहीं किया? ये इंतजार कर रहे हैं कि लोग इधर छूटेंगे अपने पास में, क्योंकि इनके पास अपने लिए कुछ नहीं है, ये दूसरों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, इनके पास कोई फेस नहीं है।
पल्लवी जिस विमल जी जवाब दीजिए। आप लोगों के पास कुछ है नहीं, आप लोग दूसरों के कंधों का सहारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, संजय जी कहना चाहते हैं। देखिए संजय जी, आपके खुद पार्टी के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हम जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, आप भी आएंगे कल तो मैं आपका स्वागत करूंगा, ठीक है। अगर आप आना चाहते हैं कोई बात नहीं, डिबेट के बाद आपके पास। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए जिस तरीके से कल जो है बंगाल की जनता ने जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, वैसे तो मुझे ये लग रहा है कि अब बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी आज तक उन्होंने नहीं कहा था कि जो हमने जो है आज तक लाइफ में जो है 100 से ऊपर जो है 1000 से ऊपर रैलियां किया है, लेकिन जो जन समूह जो मुझे आशीर्वाद बंगाल की जनता दे रही है, इससे तो यही लग रहा है कि बंगाल की जनता जो है बंगाल की जो जनता है वो जो है परिवर्तन को चाहती है। ठीक है संजय जी, आपके पास आऊं, लेकिन इससे पहले सुजाता जी बेहद मुस्कुरा रही हैं आप, राज बता दीजिए। मैं बताती हूँ, क्योंकि পরিবর্তন কি হচ্ছে আপনি জানেন दादा? और विमल जी, आपको क्या पता कि परिवर्तन होता क्या है? बंगाल की जनता को हल्के में मत लीजिए। बंगाल की जनता काफी जागरूक है और अपना कैडर जब वो पहले शिफ्ट करती है, क्योंकि वो तंग आ चुकी होती है, तो वो जानती है, देख चुकी है और समझ चुकी है कि पूरे देश में आपने क्या किया है। आप गंदे लोगों को लेंगे और गंदे कपड़ों की तरह उन्हें साफ करके कहेंगे जी हम आपको वही टीएमसी दे रहे हैं, तो ना आपकी तरफ आएंगे लोग, ना टीएमसी की तरफ जाएंगे। लोगों को अगर परिवर्तन चाहिए तो परिवर्तन चाहिए विकास का। और आप जो प्रधानमंत्री जी की मीटिंग के बारे में कह रहे हैं ना, उस मीटिंग में आपने शायद खाली कुर्सियां नहीं देखी। ब्रिगेड ग्राउंड आप जानते नहीं है, ब्रिगेड ग्राउंड में ध्वस्त कर दिया बंगाल की जनता ने आपको। ब्रिगेड ग्राउंड को देखिए और समझिए कि वहां पे किस प्रकार की भीड़ आती है। तो प्रधानमंत्री का स्वागत वहां के लोगों ने बिल्कुल नहीं किया है और टीएमसी से लोग तंग आ चुके हैं और देख चुके हैं, आजमा चुके हैं। इसलिए समय आ गया है कि ठीक है विमल जी, खाली कुर्सियां नहीं दिखाई, किराए के लोगों को दिखा दिया आप लोगों ने। देखिए ये तो इनका, देखिए क्या है, कांग्रेस वालों के पास उतनी भीड़ भी नहीं है। हाँ, एक आदमी कांग्रेस में है ऐसा कि अगर वो आता है तो जनता जरूर जाती है, और क्यों जाती है मैं बताऊंगा नहीं और नाम भी नहीं लूंगा, और लेकिन जो हमारे आर्या न्यूज के दर्शक है ना वो समझ जाएंगे। एक कांग्रेस के अंदर महान पुरुष हैं, बहुत बुद्धिजीवी आदमी हैं, वो जिस दिन जाते हैं रैलियां करने, उस दिन जो है, देखिए नाम नहीं ले रहा हूं सुजाता जी नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जनता समझ जाएगी। सुनिए, नाम नहीं लूंगा। देखिए हमारे दर्शक जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्या न्यूज के जो दर्शक है ना बहुत चालाक है, तो नाम नहीं लूंगा। और देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपनी बात को आगे रखिए। उस बुद्धिजीवी को सुन लीजिए सुजाता जी, उस बुद्धिजीवी को जितनी ज्यादा रैलियां अगर बंगाल में उस बुद्धिजीवी की होगी ना, उतनी भारतीय जनता पार्टी को जो है जीत हासिल होगी। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। और आप जो है परिवर्तन की बात कर रही है, आप परिवर्तन की बात कर रही हैं, आप अपना स्टैंड तो रख ही नहीं पा रही हैं, आप कांग्रेस का स्टैंड तो रख ही नहीं पा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सुजाता पॉल जी जो है टीएमसी का बात करने के लिए जो है चैनल पे आई हुई है। सुजाता जी, कांग्रेस कहाँ है? आप कहाँ हैं? कांग्रेस कहाँ है? बताइए ना, कांग्रेस कहाँ है? आपका बुद्धिजीवी सो रहा है क्या? ठीक है सुजाता जी कांग्रेस कहाँ है? देखिए 20 दिन जो है चुनाव, 20 दिन बचा है पहला चरण का, 27 को पहला चरण है, और कांग्रेस का कोई जो है नेता जो है चुनाव में नहीं जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और टीएमसी साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और टीएमसी के बीच का जो अंतर है वो बताता है कि जनता अगर कांग्रेस की तरफ या लेफ्ट की तरफ जाती है तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि वो जीते। अगर पिछली बार की आंकड़े देखेंगी तो आपको दिख जाए कि अंतर जो है वो टीएमसी में। देखिए बंगाल की जनता बहुत समझदार है, वो ऐसे लोगों के पीछे नहीं जाएगी। डोंट वरी, आप लोग के पीछे, कांग्रेस के पीछे वो नहीं जाएगी, क्योंकि वो जानती है ना कि 70 साल में देश को जो है लूट के लोग खोखला कर दिए। अब ये बंगाल का क्या हाल करेंगे, बंगाल की जनता अच्छे तरह समझ रही है। बंगाल की जनता बस पता है क्या कह रही है सुजाता पॉल जी, बंगाल की जनता कह रही है कि सिर्फ परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन चाहती है। आपने देखा किस तरीके से कल जो है मोदी जी के भाषण में जो लोगों ने उनको प्यार दिया। देखा नहीं, हमने बहुत अच्छे से देखा, पूरा लाइव मैंने सुना। ठीक है वरिष्ठ पत्रकार धनोज कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनोज जी काफी लेट जुड़े आप, लेकिन जितना आपने अगर इन पार्टी के नेताओं को सुना तो आपको क्या लगता है
कांग्रेस आखिर पश्चिम बंगाल के चुनाव में कहां है? सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अन्य राज्यों की बात करें तो शून्य पर सिमटती हुई नजर आ रही है, तो उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी तस्वीरें क्या हो सकती हैं आखिर? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहूंगा देर से इसलिए पहुंचा, किसी पे ज्यादा भरोसा था गूगल पे तो थोड़ा सा लेट हो गया जी। मैं इसलिए जिक्र कर दिया, 2 लाइन से शुरुआत करता और जिक्र क्यों किया और आपके सवाल का जवाब दूंगा। बच गया बिगुल अब रन भेदना होगा, बच गया बिगुल अब रन भेदना होगा, किसकी हार किसकी जीत होगी देखना होगा, जनता भी हो गई मशगूल गुफ्तगू में, जनता भी मशगूल हो गई गुफ्तगू में, किसके सिर सजेगा ताज देखना होगा। मैं यह देखिए, ज्यादा भरोसा, मैं गूगल का इसलिए आपको कहा, ज्यादा भरोसा करना राजनीतिक पार्टियों को बिल्कुल दगा दे जाएगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे वो टीएमसी हो। दूसरी बात, जिस तरह का चल रहा, देखिए कई चरणों में चुनाव है और नेता एक दूसरे के, जो पहले बहुत खास हुआ करता था टीएमसी के, मैं दादा की बात कर रहा हूँ, दादा की बात करो, समझिए होंगे सब आदमी, दादा बहुत खास हुआ करते थे टीएमसी के, लेकिन कल जिस तरह से दादा को लाकर बीजेपी जो है ना, मैं एक ऐसी शब्द का यूज नहीं करूंगा, उन्होंने प्रयास किया, देखिए जोड़ना जनता को है, जोड़ना जनता तक पहुंचना है। बीजेपी दमखम भर रही है कि बंगाल में उलटफेर कर देगी, टीएमसी कह रही है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 बात आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा हमको। मैं पहले बात कर लूं ममता बनर्जी पे। ममता बनर्जी जहां से मुख्यमंत्री थी वो जगह छोड़ दी हो, वहां के जनता, उन जनता को ममता बनर्जी ने कहा आपको बाय बाय गुड बाय टाटा, अब मैं चला नंदीग्राम। तो नंदीग्राम के जनता उसको कितना एक्सेप्ट करती है, ये तो नंदीग्राम की जनता, और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी उसने ताल ठोके कहा बीजेपी आलाकमान से दल बदलने के बाद कि आप मुझे वहीं से चुनाव लड़ने दो, मैं 50,000 वोटों से ममता बनर्जी को हराऊंगा। दूसरी बात, अब आ जाता हूं कांग्रेस पे। कांग्रेस पार्टी तो पहले से हाथ पैर सिर सब उधार रख दिया, उन्होंने कहा भाई हम तो आप ऐसा करो, लड़ो, हम तो सिर्फ उसी तरह रहेंगे जिस तरह दाल में नमक काम करता है स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो वो जो है ना, बंगाल की राजनीति को स्वादिष्ट बनाने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस जबकि पुरानी पार्टी है, कांग्रेस वहां थोड़ा सा ध्यान देती तो जिस तरह से लड़ाई बीजेपी टीएमसी में हो रही है, तो आप कहना चाहते हैं बीजेपी टीएमसी की लड़ाई, यानी कि दाल चावल की लड़ाई में कांग्रेस सिर्फ अचार का काम कर रही है। पल्लवी, किसी के पास वहां कोई पावर नहीं है सिवाय बीजेपी और टीएमसी के सिवा। लेफ्ट भी वहां पर देखिए वो सांप हो चुका है, जिसके अंदर दांत तो है लेकिन दांत में जहर नहीं है। कांग्रेस तो वो हो गया जो केचुए उतार के आई है, सबको पता है केचुआ उतारा हुआ सांप काटेगा तो उसका डंक ही नहीं लगेगा। मैं कहना यह चाहता, अभी जो लड़ाई है बंगाल में वो सिर्फ टीएमसी और बीजेपी की है। अब देखना यह है कि बीजेपी कितना दमखम से लड़ पा रही है। देखिए, रैली करना एक अलग बात होता है, 10 लाख 15 लाख लोगों को जुटा लेना एक अलग बात है, लेकिन आप उस रैली को वोटों में तब्दील कर पाते हैं, ये देखने की कमाल है। सुजाता जी, मैंने भी आपसे शायद यही सवाल किया था कि आखिर कांग्रेस कहाँ है। पश्चिम बंगाल के चुनावी रणक्षेत्र को देखें तो जो नजारा है वो टीएमसी वर्सेस बीजेपी है। ये देखिए, मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि मैंने वहां की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, इसीलिए आपको बता रही हूँ कि वहां के लोगों को जो पोलराइज किया जाता है, इस वक्त कम्युनलाइज किया जाता है, और जय श्री राम का नारा जो है एक वॉर क्राई की तरह दिया जा रहा है, दुर्गा माँ के सामने राम भगवान को खड़ा किया जा रहा है, वहां के लोगों को ये मंजूर नहीं है। और इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि वहां के पॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे और पिछले चुनावों के वोट परसेंटेज को देखेंगे तो आप देखेंगे, देखिए मैं आपको 2000 की नहीं 2016 वाली बात कह रही हूँ, और उसमें भी देखेंगे तो जो डिफरेंस है वो लेफ्ट कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट आज है या लेफ्ट कांग्रेस का जो कंबाइन था उसका कैंडिडेट और टीएमसी कैंडिडेट के बीच का डिफरेंस देखिए। अगर इसमें से कुछ टीएमसी वाले जाते भी हैं बीजेपी की तरफ तो भी कांग्रेस या लेफ्ट पार्टी का अलायंस जो है वो उभर के आएगा। और इस चीज को देखिएगा, इस चीज को, क्योंकि देखिए ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों पोलराइज कर रहे हैं, दोनों कम्युनलाइज कर रहे हैं। ना तो कांग्रेस इस चीज में विश्वास करती है, ना लेफ्ट ये पार्टी
ठीक है, विमल जी जवाब दीजिए। कहीं ना कहीं सुजाता जी ये कहना चाहती हैं कि दो लोगों की लड़ाई हो रही है, लेकिन चील की तरह घात लगा के बैठी हुई है कांग्रेस, मौका कहीं कांग्रेस को न मिल जाए। देखिए ऐसा तो होने वाला है नहीं, और सुजाता जी तो कुछ भी सोच सकती हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, सोचने पे भी रोक हाँ, लगा दीजिएगा, कम से कम सोचने दीजिए। 24 अक्टूबर रोड को सोचने के लिए सुनिए सुनिए ना, सोचने सुनिए दीजिए। सुनिए सुनिए, बात पूरी कीजिए। दूसरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं ऑथेंटिक इसलिए बोल संजय जी रहा आ रही हूँ आपके पास, बात पूरी होने ऑथेंटिक दीजिए। सुन संजय जी, लीजिए, संजय जी बात पूरी ऑथेंटिक होने मैं दीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोकसभा की वोट परसेंट की बात करेंगे। लोकसभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 40% से भी ज्यादा वोट परसेंट मिला है, इससे ये लग रहा है कि बंगाल की जनता जो है अब चाह रही है कि भारतीय बीजेपी जनता का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, देखिए, ये भी बता दीजिए। नहीं सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ सर। अरे दीदी को दम नहीं हो, प्रधानमंत्री पे हमला कर रहे हैं। मुझ जैसे पत्रकार पूछ रहे हैं सर, आप एक बार बंगाल में बीजेपी का चेहरा कौन होगा? मिथुन चक्रवर्ती होंगे, अब सुन लीजिए, शुभेंदु अधिकारी होंगे, सुन लीजिए दिलीप घोष होंगे, कौन होंगे? ठीक है, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे अब रहे हैं, जनता जवाब हम बता रहे हैं, आपके जवाब का आपको जवाब दे देना चाहते हैं। देखिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ मोटो है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे चुनाव लड़ती है, हमारा कोई चेहरा नहीं होता है। यहां तक हमारे प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ते हैं वो कभी भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है विकास के नाम पे चुनाव लड़ती है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, नहीं करेगी। नहीं बंगाल की जनता तो किसको माफ कर रही है तो दिखाई दे रहा है। बंगाल की जनता तो किसको माफ करेगी वो तो दिखाई दे रहा है कि जो है बंगाल में जो है, बंगाल में कांग्रेस का कोई भी जो है महासचिव हो प्रियंका गांधी या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे तो यही हो रहा है कि कांग्रेस जो है दूर दूर तक नहीं आने वाली है बंगाल के अंदर। ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी बड़ी देर से शांत बैठे हुए हैं। संजय जी आपके पक्ष में मुझे लग रहा है आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता तो हैं ही हैं, लेकिन सुजाता पाल जी भी आपके टीएमसी के प्रवक्ता की तरह ही बात कर रही हैं। कहीं गुपचुप कोई रणनीति तो नहीं बन रही है टीएमसी और कांग्रेस की? जी नहीं, कोई रणनीति नहीं है। टीएमसी अपने अकेले दम पे पूरी सरकार बनाएगी। सर्वे बता रहा है कि हम 180 से 210 सीटें लेने आने वाले हैं। सर्वे बता रहा है हमारा वोट परसेंट लोकसभा के चुनाव में भी हमारा 0.5% चुनाव परसेंटेज कम हुआ था, और वो परसेंटेज सिर्फ इस वजह से थोड़ा सा कम था क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव था। विधानसभा में मैं अभी भी बता रहा हूँ, नया सर्वे अगर आप देखिएगा तो 54% पहली पसंद मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी हैं। तो ममता बनर्जी को क्योंकि चेहरे पे वोट पड़ेगा, वर्क पे वोट पड़ेगा, काम पे वोट पड़ेगा। विमल जी आप विधायक एक के बाद एक लेके जा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के चेहरे पर वोट पड़ेगा कह रहे हैं संजय चक्रवर्ती जी। देखिए क्या है, सुन लीजिए संजय जी, अनाउंसमेंट हो चुका है 291, जिसको देखिए बात यह है ना कि जो बंगाल के बीजेपी ने तो रास्ता खोल रखा है। सुन लीजिए, 57 सीटों पे जो है अपने विधायक को सुन लीजिए, बंगाल के जो सोनार बांग्ला लोग हैं जिनके साथ आपने छल किया है वो लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक है संजय जी जवाब ले लेते हैं। संजय जी जो सोनार बांग्ला लोग हैं वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरी चीज मैं बात कर रहा हूँ, जो आप लोग जो मोटो लेकर आए थे बंगाल के अंदर, वो मोटो आप एकदम उस मोटो में एकदम फ्लॉप हो रह चुके हैं। आप माँ माटी मानुष के नाम पे आए थे, आप माँ माटी के मानुष के नाम पे जो है जिस तरीके से, मैं उस चीज को मैं दोहराना नहीं चाह रहा हूँ, और आप प्रशासन की जो हेल्प, जो आप प्रशासन को एक, सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात, आप जो प्रशासन को जो क्रिमिनल एक्टिविटी में आप लोग जो हेल्प कर रहे हैं ना वो एक बहुत गलत है। प्रशासन जो है देश की सुरक्षा के लिए होती है। जय श्री राम का नारा अगर कोई हिंदू लगाएगा तो प्रशासन उसको उठा कर लेकर चली जाएगी। ममता दीदी के सामने जय श्री राम का नारा लगाया जाएगा तो ममता दीदी आग बबूला हो जाएंगी। सीताराम क्यों नहीं? सर कुछ भी लगाइए, आप जय श्री राम लगाइए, जय सीताराम लगाइए, आप जो है कि हम लगाते हैं। आप ये बताइए सुजाता पॉल जी, टीएमसी के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हुए संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जय श्री राम से इतना नफरत क्यों है? क्यों है? अगर मान लीजिए मैं देश का नागरिक हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे अधिकार है भारत में रहने का, और मुझे अधिकार है अपने भगवान का, अपने पुरुषोत्तम का नाम लेने का मुझे अधिकार है, और ये अधिकार मेरे से कोई नहीं छीन सकता है। आप जो है ये अधिकार, अरे हम क्यों जेल करेंगे? वो तो जेल आप कर रही है ना, जेल तो ममता बनर्जी जी कर रही है कि जय श्री राम का नारा लिया जा रहा है तो ममता बनर्जी जी उसको जेल में उठा के जेल। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर व्यक्त करें। जिस तरीके से अब ये जो लड़ाई है
है, ये जो रणक्षेत्र जीतने का जो माहौल बना है, ये क्या जय श्री राम और जय सिया राम के नाम पर बनेगा जाकर के? देखिए किसी के कह दे, सुनिए जय श्री राम में नारा मंच में खड़े होकर प्रधानमंत्री संजय जी थोड़ा सा सुन लीजिए, संजय जी नाम है ना, ठीक है संजय जी सुन लीजिए, परेशानी मत होइए, जनता जो है गुफ्तगू में है, थोड़ा सुनिए हमारी बात भी। अरे हम भी बंगाल से हो, क्या सुनिए ना जरा क्या होता। देखिए भाजपा जो है सेंधमारी तो कर चुकी है, इस बात में तो 100% सच्चाई है। सेंधमारी का नतीजा ये कि उसके बड़े बड़े नेता भाजपा ने बहुत आसानी से अपने पाले में कर लिया। दूसरी बात, अभी विमल भाई जो कह रहे थे ममता बनर्जी क्यों बोलेगी जय श्री राम, अरे सारे मुसलमान नाराज हो जाएंगे, बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या, मैं तमाम बात करता हूं, बेबाकी से हम लोग बोलते लिखते हैं। ममता बनर्जी की हिम्मत है क्या? ममता बनर्जी जय श्री राम बोल देंगे तो उसी दिन ममता बनर्जी का तो सब कुछ गायब हो जाएगा। ममता बनर्जी जो है बंगाल की जादू सीखी है, और बंगाल का जादू में जो है ना जय श्री राम का कोई स्थान नहीं है। काला जादू सीखने वाले के लिए जय श्री राम का नाम लेना गुनाह है। और ये काला जादू का मतलब ये होता है कि टीएमसी काला जादू के बल पर ही लेफ्ट को हराया था। और दूसरी बात, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिस बुद्धिजीवी लोग की बात होती है राजनीति में, पॉलिटिक्स में, विचारधारा में, वो बुद्धिजीवी वर्ग जो देखने वाली बात यह कि चुनाव में पोल किधर करती है। अगर जनता पोल कर दिया तो आप समझिए कुछ न कुछ होगा। दूसरी बात, ममता बनर्जी की रणनीति को समझना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने एक संदेश दिया है कि मुझे शुभेंदु अधिकारी ने ललकारा है कि मैं 50,000 वोटों से दीदी को हराऊंगा। और दीदी का नाम क्या दिया उन्होंने? मौसी। दीदी से देखिए एक नामांकन हो गया उसका कि वो मौसी है, किसका किसका मौसी कहने की जरूरत नहीं है। तो सवाल यह है कि दीदी की भी जो राजनीतिक परिदृश्य है, उनकी दीदी की जो मतलब विवेचना था राजनीति में, एक दबंग कहलाती थी, उस पर भी दाग लग गया। दाग नहीं लगता तो दोनों जगह से लड़ती वो संदेश दिया है कि हम भी दल बदल कर सकते हैं, हम भी इधर उधर कर सकते हैं। संजय जी वरिष्ठ पत्रकार है, सियासी समीकरण समझते हैं, सुन लीजिए, तसल्ली से सुनेंगे तो शायद पता चल जाएगा ना कि विधायक क्यों साथ छोड़ रहे हैं। सच्चाई सुनने में भाजपा और टीएमसी को तकलीफ तो होगा। मैं कांग्रेस की तो बात ही नहीं करूंगा, उसके पीछे वजह है। वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मैं मर्यादा की बात करता हूं। मर्यादा यह कहता है कि टीएमसी संदेश क्या दिया बंगाल को? टीएमसी ने संदेश दिया भवानीपुर, भवानी मतलब समझ गया, जय भवानी, फौज में भी कहा जाता है, हर हर महादेव जय भवानी, बहुत बड़ी विवेचना है इसका। वक्त कम है, कम वक्त में मैं कहना चाहता हूं भवानी सीट क्यों छोड़ दी? क्योंकि वो संदेश देना चाह रहा है कि मेरे घर का एक आदमी भाजपा में जाके मुझे ललकारा है। यानी उसकी देखिए, पहले वो हमला करते थे अमित शाह पर, अब हमला कर रहे मोदी जी पर। और यह इतिहास कहता अभी का 2014 के बाद जिस नेता ने मोदी पे हमला किया उसका क्या हश्र हुआ है। अभी विमल जी नाम ले रहे थे एक बुद्धिजीवी नेता का, ठीक है, परोक्ष रूप से कह रहे थे, वही हाल होता मोदी पे हमला करने वाला का हाल। जितना टीएमसी का नेता मोदी पे हमला करेगा उतना टीएमसी को बंगाल में नुकसान होगा। और दूसरी बात मैं लास्ट कर दूं कि ममता बनर्जी की लड़ाई शुभेंदु अधिकारी से है, और वही शुभेंदु अधिकारी उनका सेनापति हुआ करते थे। वो सेनापति आपको याद होगा कि नंदीग्राम में जो लड़ाई था, उस लड़ाई को संचालित करने के लिए आदेश का पालन करते थे सेनापति के रूप में। और सेनापति कहीं भी मजबूत होता। अभी मैं बंगाल का पृष्ठ पढ़ रहा था, पृष्ठ मतलब क्या, कौन कौन वंश बंगाल में हुए। एक थे गणेश वंश, आज गणेश वंश का उदय बंगाल में हो चुका भाजपा के रूप में। और उसका इतिहास आप भी जानते हैं टीएमसी के प्रवक्ता, कि गणेश वंश किस तरह से तमाम लोगों को नेस्तनाबूद कर दिया था। तो हो सकता है कि भाजपा जिस रणनीति से आगे बढ़ रहा है, एक आदमी आपका ला रहा है, क्योंकि कोई नहीं सोचा था कि मिथुन चक्रवर्ती भी आ जाएंगे, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती आपको वाकई डिस्को डांस करा देगा। ठीक है, विमल जी आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले संजय जी क्या कहेंगे? समझ गए विधायक जा रहे हैं एक से एक करके, और आज भी 5 चले गए। 3 एमएलए, वो 3 एमएलए का अभी इनका सारे टिकट तो इनको डिक्लेयर करने दीजिए ना। ये 294 सीट पे लड़ना चाहते हैं। पहले देखिए संजय जी, यहाँ पर टिकट वितरण की बात नहीं है, यहाँ पर बात यह है कि बेहद करीबी दिग्गज नेता टीएमसी के और बेहद करीबी जो रह चुके हैं ममता बनर्जी के, ये आरोप लगा के चले जाते हैं कि देखिए आलकमान हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, हमें काम ही नहीं करने दिया जाए। सुन लीजिए संजय जी, शांति के साथ। संजय जी, आरोप क्यों लगते हैं ममता बनर्जी पर? क्यों? अरे हो भैया, आरोप क्यों लगते हैं प्रभु, ये बताइए क्यों लगते हैं आरोप टीएमसी पर? मीडिया बना रही है, मीडिया बना रही है। शुभेंदु अधिकारी के कान में जाल के बोल के आई थी क्या? नहीं, एक मिनट चुप रहिए आप। शुभेंदु अधिकारी को इनविटेशन कार्ड दिया गया था और ये कहा गया था कि आइए मीडिया में बोलिए आकर के कि ममता बनर्जी काम नहीं करने दे रही है आकर के। जिस भी नहीं, शांत रहिए, ये आप मत बोलिएगा मीडिया बना रही है। आपके जितने भी बागी विधायक हैं, चुप रहिए, आपके जितने बागी विधायक हैं उन लोगों ने यही कहा है कि काम नहीं करने दे रही है ममता बनर्जी।
काम नहीं करने दे रही है ममता बनर्जी। आप सुनिए, आपको पता क्या हो चुका है, एक बहुत पुरानी कहावत है, वो तो मैं चलिए कहूंगी नहीं अभी, क्योंकि शायद आपको बुरा लग जाएगा। अभी क्या हो चुका है कि अंगूर खट्टे हैं, पार्टी में रहे नहीं तो मीडिया बरगला रही है। अब जिम्मेदारी जहां आपको लेनी पड़ेगी कि जिस तरीके से विमल जी ने कहा था कि सीए एनआरसी लागू होने से आप लोग कह रहे हैं कि वहां पर घुसपैठिए आ रहे हैं, नहीं लागू होने दे रहे हैं, वहां पर अब ठीकरा फोड़ रहे थे केंद्र पर, जिम्मेदारी जहां वहां लेनी पड़ेगी तो पार्टी में आत्ममंथन करने की जरूरत है संजय चक्रवर्ती जी आप लोगों को, कि क्यों जा रहे हैं। विमल जी आप कुछ कहना चाहते थे, रहने दीजिए, आप सवालों का जवाब देते ही नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन का जवाब आप मुझको दे दीजिएगा। आप मेरी बात सुनिए संजय चक्रवर्ती जी, सवाल करना मेरा काम है, जवाब देना आपका काम है। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी के, आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं संजय जी, ठीक है। और बेहद जिम्मेदारी के साथ सुनिए, आपको अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहिए था। यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब देते हो ये बोलना चाहिए था कि आखिर क्यों, या तो वो बयान देते हैं या फिर नहीं देते हैं। अब ये कह देना नहीं मीडिया बना रही है, प्रेस पीसी कर रहे हैं, वो लोग आकर के कह रहे हैं कि नहीं ममता बनर्जी काम नहीं करने दे रही है, और आप अपनी पार्टी को इस तरीके से बचा रहे हैं, यहाँ पर बयान दे रहे हैं कि मीडिया बना रही है सारी बातें। सारे विधायकों ने कहा है आपके, चुप रहिए आप विमल जी। आप बहुत गलत बयान दे रहे हैं, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। सुन लीजिए संजय जी, सुन लीजिए। आप भी नहीं दे रहे हैं ना संजय जी जवाब, तो विमल जी जवाब दीजिए। सुनिए संजय जी, देखिए आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हो और इस बयान का मैं घोर निंदा करता हूँ, और आप क्षमा प्रार्थी, आप जो है पल्लवी जी से और आर्या न्यूज से क्षमा मांगिए, क्योंकि देखिए मीडिया जो होती है किसी पार्टी से नहीं होती, मीडिया जो होती है स्वतंत्र होती है। और दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, आप अपने जो भी लोग आपके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, उनका आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद का आप ऑथेंटिक जो उन्होंने बयान दिया है वो देखिए। उन्होंने ज्यादा आपके जितने भी जो है विधायक आए हैं, आपके जितने भी जो है पार्षद आए हैं, और आपके पूर्व कल परसों में एक पूर्व जो है सांसद जो है वो भी बीजेपी का जो ज्वाइन किए हैं, सबका बयान एक ही है। ऐसा तो है नहीं कि सबको एक ही स्क्रिप्ट दे दी जाती है, सबका बयान एक ही है कि ममता बनर्जी जी जो है आला कमान जो हमारी हैं, जो हमारे नेतृत्व करता है, वो हमारी बात को नहीं सुनती हैं, वो हमारे कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करती हैं, वो अच्छे ढंग से बात नहीं करती हैं। तो यही सारी चीजें हैं। और दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, देखिए मुझे तो बहुत डर है, आपको पल्लवी जी बता देना चाहता हूं, जिस समय नगर निगम का चुनाव हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया था। और उस दिन क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है चुनाव से एक दिन पहले उनको उनके घर से उठा लिया गया था, उनको जला दिया गया था, अगर आपको याद होगा तो। और वो कार्यकर्ता जो नगर निगम का चुनाव लड़े थे, वो पार्टी कार्यालय में जाकर एक रात अपना गुजारे थे और अगले दिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि प्रशासन देखिए कैसा है कि इतनी हत्या हो रही है, इतने दिन प्रतिदिन जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मारा जा रहा है, और इसमें किसी प्रकार का कोई एक्शन जो है वहां के प्रशासन के द्वारा नहीं लिया जा रहा है, और ना ही वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं आर्या न्यूज के जरिए ममता बनर्जी जी से कि क्या दुश्मनी है। आप जो है रणनीति दुश्मनी अलग होती है, आपका प्रोफेशन अलग है, लेकिन आप जो है जो भी खुंदक है आप कार्यकर्ताओं से क्यों निकाल रही? संजय जी देखिए, अभी ये बोल रहे थे कि कार्यकर्ताओं से ठीक से बात नहीं करती है, ये नहीं करती है। अभी पिछले 2 महीने से 10 साल से वो मुख्यमंत्री थी, तब इन्होंने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? 6 महीने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? पूरे पार्टी का जो है इन्होंने पूरा फायदा क्योंकि उन्हें डर था ना, उन्हें डर था कि आप भी मरवा देंगे, ममता बनर्जी जीने नहीं देंगे उन्हें। भाजपा तो वॉशिंग मशीन नहीं है, वहां पर डर किस बात का भाई? किस बात का डर? 6 महीने पहले पार्टी छोड़ते, 1 साल पहले पार्टी छोड़ते, या 2 साल पहले पार्टी छोड़ते, किस बात का डर? किस बात का डर? नहीं देखिए संजय जी, मैं आपसे ये बस जानना चाह रहा हूं कि आखिर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या इतना क्यों हो रहा है बंगाल में? आपके जो मुख्यमंत्री हैं क्या इस पे मतलब देख नहीं रही हैं क्या? आप अभी तक जो है लगभग 150 जो है कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, 300 कार्यकर्ता घायल हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, जेपी नड्डा जी के ऊपर पत्थरबाजी होती है, आप ऐसा स्वागत करेंगे? अगर मान लीजिए मैं ही हूं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं बंगाल घूमने जाता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो क्या आप मुझे मरवाएंगे वहां पे? नहीं, किसने किया? किसने किया? वो तो आप बताएंगे ना किसने किया। सरकार आपकी है, वो तो आप बताइए कि किसने किया। क्या टीएमसी का हाथ में झंडा लेकर के आप बताइए ना किसने किया। अरे टीएमसी का तो झंडा सब दिखाई देता है। किसने किया? टीएमसी के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मारते हैं, झंडा फहराते हैं। आप लोग मुजरिम नहीं बोलते, आप सीधे मुजरिम बना देते हो। सर मुजरिम हम थोड़ी बना रहे हैं, मुजरिम तो आपकी दीदी बना रही है। ठीक है, और दीदी कैसे बना रही है? जब पता चल रहा है वो कह रही है कि ना यहाँ पे सीए में लागू होने दूंगी, ना एनआरसी लागू होने दूंगी। ठीक है, धनोज जी प्रतिक्रिया। देखिए, विमल जी का चिंता वाकई जायज है। जो सरकार, जिस पार्टी की सरकार रहती है
लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा उसी पार्टी के अंदर होता है। अगर एक भी कोई जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ रहा हो चाहे नॉमिनेशन कर दिया हो तो उनको उतना ही अधिकार है जितना कानून के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। कानून में जो जनप्रतिनिधि कानून उतना ही अधिकार दिया कि उस व्यक्ति को निडर होकर चुनाव लड़ने दीजिए। ऐसा कई बार हम लोगों ने देखा और सुना। देखिए अब सवाल वो चीज उससे बहुत आगे निकल चुकी है बंगाल, क्योंकि बंगाल में अब जो है ना एकदम आर पार की लड़ाई। ममता बनर्जी तो यहां तक चुनाव आयोग को भी बीजेपी का एजेंट साबित कर दिया कि भाई 7 चरणों के बजाय 8 चरणों में हो गया। देखिए बयानबाजी जो है ना माहौल बनाने के लिए होता है। नेता सब पढ़े लिखे समझदार है, ममता बनर्जी भी समझदार है, जेपी नड्डा जी भी समझदार है। ठीक है, समझदार मतलब क्या, उनको पता है कि माहौल कैसे बनाया जाना है। जैसे मान लीजिए कल मिथुन दास ने, कांग्रेस को नहीं पता माहौल कैसे अरे बनाया उनकी जाना तो बात देखिए, मैं एक पत्रकार होने के मतलब मैंने आपको क्या कहा, पत्रकार उसी का विश्लेषण करता है जो सरकार बनाने और सरकार को मजबूती से पेश करने के दावा करता है। टीएमसी बीजेपी के सिवा हम दूसरे का नाम लेके क्यों अपना पत्रकारिता में दाग लगाए, क्योंकि सरकार का मतलब क्या होता है, पूरा मेजोरिटी। आप पहले कह रहे हो जिसका विरोध किया उसको समर्थन दे रहे हो आप। दूसरी बात है, मैं बात कर रहा हूं अभी टीएमसी बीजेपी के सिवा वहां कोई दिख ही नहीं रहा, कैंडिडेट नहीं मिल रहा वहां। दूर से आए हुए पार्टी के प्रवक्ता हो, अच्छा पार्टी के नेता हो, कितना भी कह दे, हाँ कितना भी कह दे। मेरा कहना यह है जिन बातों की लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है कि लॉ एंड ऑर्डर, मैंने क्या कहा कि आज उन्हीं के साथ में, दीदी के साथ में जो नेता थे वो सब नेता आज आ गए यहाँ। तो मान लीजिए वहां से बदल के पाला यहाँ और चुनाव लड़े उनके खिलाफ। मान लीजिए पहले ये होना चाहिए, दीदी के पास मौका था कहने का कि ये लोग जो भाग गए इनके दाग थे, जैसे ये लोग कहते थे ना कि गंगा जल की तरह वहां पवित्र हो जाता है। उन्होंने खुद कहा कि मैं शिवेंदु अधिकारी। देखिए टक्कर क्या है कि अब आप देखिए नंदीग्राम, अभी मुख्य रूप से देखना यह है, अगर सपोज दैट मैं कहता हूं कि जो दावा कर रहा शिवेंदु अधिकारी और वो दावे में दम है क्योंकि उसको जमीनी नेता कहते हैं, अगर वो दीदी को हरा दिया तब टीएमसी के क्या वजूद रहेगा। सवाल ये होता है, रणनीति का मतलब होता है कि आप एक पक्ष रखोगे, पक्ष मतलब ताकत। आपको भवानीपुर भी चुनाव लड़ना चाहिए था और भवानीपुर में चुनाव लड़ते हुए आपको पीसी करके बोलना था, पत्रकारों के माध्यम से बोलना था, पत्रिकाओं के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने भी बयान मीडिया में दिया। आप मीडिया के माध्यम से बोलना था कि इनके बयान को मैं नेस्तनाबूद करने के लिए वहां से चुनाव लड़ना चाहती हूँ। ठीक है सुजाता जी, धुंधली हो चुकी है छवि, नजर नहीं आ रहे हैं आप लोग। विमल जी उसके बाद आपके पास। नहीं देखिए, जो बात ये कर रहे हैं ना, ये वहां के धरातल को नहीं जानते। और कहीं पे भी चक्रवर्ती जी ने अभी तक इस विषय पे कोई बात टिप्पणी तक नहीं करी, और मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि अगर ये अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं और पत्रकारिता के ऊपर दाग की बात करा रहे हैं, तो देखने वाले जानते हैं कि ये क्या दाग लगा रहे हैं और क्या नहीं। अब जहां तक वहां के मर्डर्स की बात होती है, मैं आपको बता दूं, मैं कोल बेल्ट को बहुत अच्छी तरह से कैंडिडेट आपके जीत जाएंगे, मुझे आप कहते हैं कितने कैंडिडेट, अरे आपके कितने कैंडिडेट जीत जाएंगे आज बोल दीजिए। कांग्रेस कितना, अधीर रंजन के बल पर कांग्रेस कितना कैंडिडेट जिता लेंगे मुझे बताइए आप। चलिए मैं विवेचना करता हूँ आपका, मैं कांग्रेस के विषय में बताता हूँ, मैं कांग्रेस का लेके बैठा हूँ, बोलना नहीं चाह रहा था। कितने सीट जीत रहे हैं आप पत्रकारिता पे? अरे छोड़िए ना पत्रकारिता को, आप पहले प्रवक्ता तो बन जाइए। अरे कांग्रेस को क्या मजबूरी थी लेफ्ट को समर्थन देने का? कांग्रेस की क्या मजबूरी थी लेफ्ट को समर्थन देने का? बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप एक पत्रकार होने के नाते। कौन सी ऐसी मजबूरी थी कांग्रेस पार्टी की जो लेफ्ट को समर्थन दे दिया? प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं, पत्रकार कम लग रहे हैं। और मैं धरातल की बात कर रही हूँ, मैंने कोल बेल्ट में लड़ाई लड़ी है और इसलिए बता रही हूँ। सुजाता जी जवाब। ठीक है सुजाता जी जवाब। मैं वही बता रही हूँ, कोल बेल्ट की बात बता रही हूँ। और वहां पे बाबुल सुप्रियो जो है वो सांसद है, और मैं वहां के ग्रामों के बारे में जानती हूँ, मैं वहां के गांवों में काम कर चुकी हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। अब वहां पर जिस प्रकार से इस वक्त मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसीलिए वहां का रूनू दत्ता वहां पे आज भी एमएलए है और वो लेफ्ट पार्टी से है। मैं फिर बताती हूँ आपको कि 294 जो है वो सीट्स लेफ्ट अलायंस के पास जो है, उसमें से 92 सीट कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। बाकी सीट जो है वो लेफ्ट पार्टी के बाकी पार्टनर्स जो है उनके बीच में बटे हैं। अब वहां पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जिसमें जो मुद्दों पे लड़ रही है। एंटी इनकम्बेंसी की वजह से काडर जो टीएमसी में गया था, आज वो टीएमसी से नाराज और टीएमसी के नेताओं को जब देख रहा है कि वो एक बिना हेडलेस बीजेपी के पास जा रहा है, जिनके पास कोई चेहरा नहीं, कोई नेता नहीं, तो दीदी से वो ऑलरेडी नाराज है
और वो जो देख रहे हैं कि बीजेपी कैसी पॉलिटिक्स कर रही है, विकास की बात नहीं कर रही है, वो भगवानों को डिवाइड करने की बात कर रही है। मैं आपको बता दूं कि वहां के लोग जो है भगवानों का सम्मान करते हैं बराबर। विमल जी, समय की कमी है, जल्दी से जवाब दीजिए, संजय जी के पास जाना है। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी केंद्र द्वारा योजना है उसको भी नहीं लाया जा रहा, क्योंकि ममता बनर्जी डर रही हैं। जो भी हमारी प्रमुख योजना है ना, वो बंगाल में लागू नहीं है। वो इसलिए लागू नहीं है क्योंकि जो जानती हैं कि अगर जो केंद्र सरकार द्वारा योजना जाएगी उससे लोग प्रसन्न होंगे, उससे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। इसीलिए जो है ममता बनर्जी जी वो प्रमुख योजना बता देना चाहता हूँ। बताऊं आपको वो योजना? देखिए, एक तो कृषि योजना जो है आपके यहाँ लागू नहीं है। देखिए, 73 लाख किसानों के अकाउंट में, सुनिए ना, 73 लाख किसानों के अकाउंट में अगर 2-2 हजार रुपए जाएगा तो उससे क्या हर्ज है? लेकिन उस योजना को भी आप लागू नहीं होने देना चाहते हैं। हम जो है आयुष्मान योजना के तहत जो है हम 5 लाख रुपया देते हैं कि स्वास्थ्य बीमा योजना देते हैं हम, कि लोग जो है कहीं भी, मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है अपना इलाज कराने का, तो हम 5 लाख रुपया आयुष्मान योजना के तहत देते हैं, वो भी वहां पे लागू नहीं है। तो ममता बनर्जी जी ये डरती है ना, अगर उसको लागू नहीं होने देती है, उनको डर सताता है। ठीक है संजय जी। पहली बात तो ये है कि अभी इन्होंने कहा कि किसानों के खाते में 2-2 हजार जा रहे हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी चीज ये है कि केंद्र सरकार के पास इन्होंने जनधन अकाउंट खुलवाया था, किसानों ने जनधन अकाउंट खोला हुआ था, किसानों के साथ पूरा का पूरा डाटा केंद्र सरकार के पास है, उन पर एक क्लिक करना है और किसानों के खातों में सर जनधन खातों में थोड़ी ना जाता है, वो तो नॉर्मल अकाउंट्स में जाते हैं। आप गलत सुनिए, आप पहले एक बार पढ़ लीजिए किसान योजना क्या होता है। किसान योजना जो है नॉर्मल खातों में जाता है, किसी प्रकार का कोई जनधन खाते में नहीं जाता है। 73 लाख जो है किसानों का विवरण भारतीय जनता पार्टी के पास। आपसे आपकी तरफ से लेना चाहूंगी। ठीक है, समय की कमी है। विनोद जी, आपने सभी मेहमानों को सुना, सियासी समीकरण पश्चिम बंगाल का क्या कहता है? ठीक है संजय जी, ठीक है। समय की कमी है, मैं सबको देखिए, कहते हैं जब नदी किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टान तक तोड़ देती है, क्या शहर क्या गांव सबको डुबो देती है। अब यह देखना, मैंने पहले ही कहा ना, जनता गुफ्तगू में है, मशगूल है। अब नेता जो देखिए बयानबाजी है, सिर्फ अभी ऊपर बयानबाजी टीएमसी का, बीजेपी का, दोनों का, लेकिन बीजेपी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। और ममता बनर्जी भी देखिए, उनको भी जमीनी नेता कहते, लेफ्ट जो 35 साल से थे उनको उन्होंने हराया। उनके अनुभव को आप कम मत आकिए। लेकिन मैं लास्ट आपको कह दूं कम ही सेकंड में कि देखने वाली बात यह है कि वहां अभी 2 विचारधारा ही है, एक राष्ट्रवाद और दूसरा बाद। मैं सीधा बोला, अब इस दोनों बाद में देखना है कि बाद परिणाम क्या आता है। तो अभी संभल कर हम लोग को भी बोलना होता है, क्योंकि डायरेक्ट बोलेंगे तो ये कह देंगे कि ये होगा। बंगाल में अभी जिस तरह से चल रहा है वो देखने वाली बात है कि कांटे की टक्कर है बीजेपी और टीएमसी की। पत्रकार के नाम पर ठीक है, समय की कमी है। ठीक है संजय जी, समय की कमी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आपको बताते चले, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और जिस तरीके से सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो रही हैं, देखने वाली बात यह होगी कि अप्रैल में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ पाती हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।